मंजिलें मिल जाएगी भटकते हुए ही सही, गुमराह तो वो है जो घर से निकले ही नहीं। दर्शकों, स्वागत है आप सभी का बिजनेस टॉक में। ये सफर है जीरो से हीरो तक का, और आज की सफर में हम आपको ले आए सेंट्रल इंडिया के नागपुर में। जी हां, यहाँ पडोलेस के न्यू प्रॉस्पेरिटी डेवलपर्स एंड बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड के सीएमडी डॉक्टर राजेंद्र पडोले इनसे बातचीत करने जानेंगे, उनसे बिजनेस के कुछ सीक्रेट्स और बातचीत करेंगे उनके बिजनेस के बारे में उनसे। आइए बातचीत करते हैं। नागपुर, हार्ट ऑफ इंडिया। मिहान ये प्रोजेक्ट नागपुर में आने से और आईटी होने के वजह से इस देश की धड़कन के जमीनों के भाव आज आसमान को छू रहे हैं। पर इतनी महंगाई के जमाने में आज ग्राहकों को सस्ते दामों में टाइटल क्लियर प्लॉट्स अवेलेबल करा रहे हैं डॉक्टर राजेंद्र पडोले अपने पडोले न्यू प्रॉस्पेरिटी लैंड डेवलपर्स एंड बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड नागपुर से। 8 सालों से नागपुर में अपने हेड ऑफिस और ब्रांचेस से हजारों ग्राहकों को लैंड डीलिंग में संतुष्ट कर चुके हैं। उनके अब तक 30 से भी ज्यादा प्रोजेक्ट लॉन्च हो चुके हैं, और अब वे सिर्फ नागपुर में ही नहीं बल्कि यवतमाल, वर्धा, चंद्रपुर यहाँ पर भी नए प्रोजेक्ट्स लॉन्च कर रहे हैं। आइए जानते हैं डॉक्टर राजेंद्र पडोले इनका सफर जीरो से हीरो तक का। तो दर्शकों, आइए बातचीत करते हैं डॉक्टर राजेंद्र पडोले इनसे। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत बिजनेस टॉक में। धन्यवाद। सर, न्यू प्रॉस्पेरिटी लैंड डेवलपर्स बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड नागपुर का एक बहुत ही प्रतिष्ठित ऐसा फर्म, करीबन 40 के आसपास प्रोजेक्ट आप कर चुके हैं, हजारों परिवारों को आप लैंड दे चुके हैं और उनके साथ डीलिंग्स कर चुके हैं, करोड़ों का टर्नओवर है। बिल्कुल। पर शुरुआत कैसी थी? आपके बचपन के बारे में हमें कुछ बताइए, आपके माता पिता के बारे में हमें कुछ बताइए। पिताजी मेरे गवर्नमेंट सर्वेंट थे जी, में काम करते थे, गवर्नमेंट जॉब करते थे। जी हाँ। हमारी माताजी जो थी वो हाउसवाइफ थी। और भाई बहन कितने थे? हम 4 भाई बहन थे, एक भाई था, 2 बहनें थी। ओके सर, हमें आपके बचपन के बारे में कुछ बताइए। बचपन मेरा नागपुर में ही गया जी। और मैं ऐसे बस्ती से बिलोंग करता हूँ जो जिसके बाजू में स्लम लगा हुआ है। बचपन ऐसे वैसे ही था क्योंकि पिताजी मेरे गवर्नमेंट सर्वेंट थे, और गवर्नमेंट सर्वेंट की जो तनख्वाह होती है उसमें बड़े मुश्किल से सीमित तनख्वाह होती है। और परिवार में कितने? 4 लोग थे? 4 भाई बहन आप थे? 4 भाई थे, एक भाई था, 2 बहनें थी, और चारों की पढ़ाई करवानी पड़ती थी तो तकलीफ होती थी हमको। मतलब मिडिल क्लास परिवार से आप बिलोंग? जी हाँ, जी हाँ। आपके पिता के बारे में कुछ बताइए, कैसे संस्कार आप पर उन्होंने किए, क्या सिखाया आपको, कुछ हमें बताइए। पिता हमारे मिलिट्री मैन थे, मिलिट्री से रिटायर्ड होके या फिर छूट के डिफेंस में है। उनके संस्कार जो थे इतने सच्चे थे, मुझे हमेशा बताते थे कि कोई भी काम ऐसा करना कि जिसमें लोगों को तकलीफ ना हो। मतलब सच्चाई के राह पर चलना आपको पिता से सीखा। स्ट्रिक्ट थे काफी? मिलिट्री मैन थे तो नहीं थे, फ्लेक्सिबल थे, रॉयल थे, वो कोई भी किसी भी बात को समझते थे, कोऑपरेट करते, काफी अंडरस्टैंडिंग थे पिता आपके। माता जी के बारे में कुछ बताइए। माता जी हाउसवाइफ थी, और उसका भी संस्कार ऐसे ही थे, वो भी हमेशा सच्चाई की बात बोलने के लिए बोलती थी। जी सभी। हाँ। और भाई बहन कैसे थे आपकी? बॉन्डिंग कैसी थी भाई बहनों की? भाई बहन बोले तो बहुत अच्छे हमारे रिलेशन बचपन से रहे। मैं सबसे बड़ा घर में, हमेशा मैंने भाई बहनों के बारे में अच्छा ही सोचा है, और वो भी अच्छा ही सोचते हैं मेरे बारे में। मेरा भाई जो है आज एसटी में कंडक्टर है, और बहनें भी सेटल्ड है, खुद उनकी शादी हो चुकी है, अच्छी जॉब पे है, अच्छा काम। स्कूली जीवन आपका 10वीं तक का खासा रहा, डिप्लोमा आपने किया है, इंजीनियरिंग करी है आपने, तो उसके बारे में हमें कुछ बताइए। स्कूली जीवन में ऐसा था कि सबसे पहला तो मैं जिस स्कूल में था वो भी यानी जिस एरिया से बिलोंग करता था वो एरिया स्लम को लग के था, और स्कूल भी वैसी थी, टूटी पड़ी जैसा होता है, उतनी अच्छी नहीं थी। जी हाँ। तो मैं पहला लड़का था उस स्कूल में जो पास हुआ था। अच्छा। 10वीं क्लास में। हाँ हाँ। और जिसने इंजीनियरिंग की। और डिप्लोमा कहाँ से किया आपने? मैंने शुरुआत में सदर से डिप्लोमा किया। कौन सी ट्रेड में? इलेक्ट्रॉनिक्स में एंड टेलीकम्युनिकेशन में मेरा इंजीनियरिंग था। उसके बाद आपने जॉब किया? उसके बाद में मैंने मॉर्निंग जॉब करता था और शाम का मेरा एडमिशन था
YCC में। नहीं तो आप जॉब कहाँ करते थे? जॉब में सबसे पहला जॉब तो मैंने मुंबई में किया, स्टार्टिंग मेरी मुंबई में हुई, यहाँ से एडमिशन लेने के बाद। तो मुंबई आपने क्यों चुना, कैसे मुंबई जाने का योग कैसे आया? कैसा था कि उस वक्त में कहानियाँ थी मुंबई की कि इस फील्ड को, इस इलेक्ट्रॉनिक्स फील्ड को अगर कोई अच्छे से देख सकता है, कुछ न्याय मिल सकता है तो मुंबई अपना सपनों की नगरी भी आज जॉब दे सकती है, ऐसा आप सोच रहे थे टेलीकम्युनिकेशन क्षेत्र में। तो वहाँ आपने कौन सी कंपनी में जॉब किया? वहाँ मैं डीसी कंट्रोल नॉर्थन प्राइवेट लिमिटेड में था, जो मित्तल ग्रुप की कंपनी थी। एज अ पोस्ट कौन सी थी आपकी? मैं सेल्स इंजीनियर था, और जब उस कंपनी में था मैं तो सेल्स का टारगेट इसलिए दिया गया, उस कंपनी ने इसलिए लिया कि ये लड़का शायद सेल्स में कुछ कर पाएगा, ऐसा उन्हें लगा। इंटरव्यू में उन्हें ऐसा लगा कि आप सेल्स डिपार्टमेंट अच्छा हैंडल कर सकते हैं। जी हाँ, जी हाँ। तो शायद आप तब से मतलब बात वगैरह अच्छी करते थे, शायद इसलिए उनको लगा हुआ कि आप कम्युनिकेट अच्छा कर पाते। आई डोंट नो। अच्छा अच्छा। लेकिन एक बात थी कि जब मैंने उस कंपनी में काम किया तो एक इतिहास बना दिया था सेल्स में जी। कि जो चीज़ें बड़े आसानी से नहीं बेच पाते थे कोई भी, है ना, उसको एक चीज़ को बेचना है तो पूरा महीना लगता था, तो उन चीज़ों को मैं 23, 24, 25 ऐसा बेचता था, और रिकॉर्ड था उनके लिए, वो देख नहीं पाते थे। वहाँ के जो हमारे आर्यन थे वो बोलते थे कि राजेंद्र ऐसा कैसा करते हो, मतलब नई क्रांति आपने वहाँ भी शुरुआत कर दी थी। जी हाँ, उसका यही मतलब निकलता है सर। फिर उसके बाद आप नागपुर आए? नहीं, उसके बाद में ऐसा हुआ कि जो वेदर था वहाँ का वो मुझे सूट नहीं था, और एग्जाम भी थे नागपुर में, तो मैं पहले से ही अभ्यास में काफ़ी रुचि रखता हूँ, तो पढ़ाई भी मैं वहाँ पर भी करता था जब था। तो जब मैं सब काम करके पढ़ाई भी करो, तो मैं नागपुर आया पढ़ाई करने के लिए, और उन्होंने मुझे ट्रांसफ़र किया नागपुर में, डीसी कंट्रोल नॉर्थन कंपनी की तरफ से ट्रांसफ़र हुआ जी यहाँ पर। तो मैं एक बात सोचा, मेरा ऑफिस लोकमत में था, मैं तब एक बात सोच रहा था कि ऐसी कंपनी मेरी खुद की, और मैं ऐसा बनाना चाहता था उस वैसी कंपनी को। तो कुछ 1-1.5 महीने के बाद में मैंने वहाँ से मेरा जॉब छोड़ा। उसके बाद आपने खुद का बिजनेस की शुरुआत सोची थी? सर जानेंगे उसकी शुरुआत कैसे हुई, मगर एक छोटे से ब्रेक के बाद। दर्शकों कहीं जाइएगा मत, डॉक्टर राजेंद्र पडोले इनसे बातचीत जारी है, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। मैं राजेंद्र पडोले जी को बचपन से ही जानता हूँ। इनका स्वभाव जिद्दी था, पढ़ाई में एक्सपर्ट थे, वैसे इनको झूठ से बहुत नफरत है, और इनका स्ट्रगल इज लाइफ जो बोला गया है उसके हिसाब से तो इनका, हमको ये भी पता नहीं था कि इतने बड़े स्टार बनेंगे करके। बचपन से हम लोगों ने काफ़ी सारे प्लानिंग किए थे। राजेंद्र पडोले के हमेशा बिजनेस में ही इंटरेस्टेड वो दिखते थे, जबकि वो वर्किंग क्लास बैकग्राउंड से ही है, लेकिन एक मिडिल क्लास के इस आदमी ने अपने विजन को सामने रखते हुए बिज़नेस को ऐसे इस लेवल पे बढ़ाया कि आज वो एक प्राइवेट लिमिटेड फर्म के CMD के पद पर बैठे हुए हैं, और इनके साथ में ही जुड़कर हम लोगों ने भी बिज़नेस को काफ़ी सीखा। उनका विज़न जो है बहुत बड़ा है, और वो आज तक किसी को, पुराने लोगों को भूले नहीं है, और हर दम याद करते रहते हैं। यही क्वालिटी उनकी मुझे हमको अच्छी लगती है। क्यों हम लोग दूसरे की कंपनी में काम करें, हम लोग भी खुद डिस्ट्रीब्यूटर बन सकते हैं, एक कंपनी का निर्माण कर सकते हैं। तो वैसा ही हम लोगों ने किया जी, वैसे ही हम लोगों ने 1900 ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत। हम बातचीत कर रहे हैं डॉक्टर राजेंद्र पडोले से। सर ब्रेक पे जाने के पहले आपने हमें बताया था कि आप मुंबई में जाके डिप्लोमा के बाद जॉब कर रहे थे, वहां से तरस्त होकर थोड़ा बहुत होम सिकनेस आपको आ रहा था और आप नागपुर वापस आ गए थे। बराबर। उसके बाद आपने दोस्त के साथ एक कंपनी आप शुरू करने वाले थे, हमें बताइए उसके बारे में कुछ। ऐसा हुआ कि हम 2 दोस्त एक रूम में रहते थे, 3 दोस्त थे। तो उसमें ऐसा होता था कि हमारा अंडरस्टैंडिंग इतना अच्छा था, तो उसमें हम तीनों दोस्तों ने सोचा कि क्यों हम लोग दूसरे की कंपनी में काम करें, हम लोग भी खुद डिस्ट्रीब्यूटर बन सकते हैं, एक कंपनी का निर्माण कर सकते हैं। तो वैसा ही हम लोगों ने किया जी, वैसे ही हम लोगों ने 1996 में खुद की कंपनी का निर्माण किया, जिसका नाम था कुडोस कंट्रोल ग्रुप। कुडोस कंट्रोल ग्रुप ये जो धर्मपेट में थे, इंजीनियरिंग फर्म थी। हम लोग इसमें जो प्रोडक्ट बेचते थे लोगों को, मुख्य तौर के ऊपर में जो STDPCO मॉनिटर्स थे, उस वक्त टेलीकम्युनिकेशन फील्ड बहुत अच्छा हुआ करता, मतलब पॉपुलर हो रहा था टेलीकम्युनिकेशन जी।
साथ में कुछ ऑफिस ऑटोमेशन में फैक्स, जेरोक्स मशीन, ऐसे बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक्स में जुड़े हुए प्रोडक्ट थे हमारे पास में। और मैं खुद कंपनी का सेल देखता था, खुद मार्केटिंग देखता था कंपनी। मार्केटिंग एंड सेल्स आप देखते थे। हाँ। थोड़ा पहले का एक्सपीरियंस था मुंबई का, इसलिए शायद आपका भी इंटरेस्ट जाग रहा था। उनका भी वही कहना था, जो पार्टनर थे मेरे, कि आप ही सेल देखो। वो सर्विस देखने वाले थे, उनको सेल्स में कोई इंटरेस्ट नहीं था। तो प्रोडक्ट को आप पूरे विदर्भ तक पहुंचाते थे? बिल्कुल, सेंट्रल इंडिया में मेरा पूरा काम था। कोई भी चैलेंजिंग काम था, मुझे अच्छा लगता था, चैलेंजिंग काम करूँ मैं खुद। तो सर्विसेज क्या देते थे उसमें? और सर्विसेज बोले तो जब भी किसी का मशीन खराब हो या कुछ नई टेक्नोलॉजी उसमें आई हो तो उसमें उसको अपग्रेड करना मशीन को, तो ये काम मेरा नहीं रहता। मैं सिर्फ उनको बताता था कि ऐसी ऐसी टेक्नोलॉजी आई हुई है। और जो दूसरे जो लोग थे, हमारे पार्टनर्स थे, जो उसको देखते थे, सर्विस को देखते थे, वो लोग उन चीज़ों को कर देते थे। सारे कस्टमर हमारा तकरीबन उस वक्त 1000-2000 क्लाइंट का बेस होगा। और कौन कौन बड़े क्लाइंट्स कुछ उस वक्त थे? बड़े क्लाइंट्स उसमें राठी वगैरह थे, जो गांधी बाग में होते हैं, गांधी बाग वगैरह में राठी थे, जैन साहब थे, बहुत सारे लोग ऐसे बड़े क्लाइंट थे हमारे पास में। और हमारा धंधा भी काफ़ी अच्छा हुआ करता था। लेकिन कुछ दिनों के बाद में ऐसा देखा गया, मैंने ऐसा देखा उस चीज़ को कि इस चीज़ में स्लैग हो रहा है, क्योंकि एक ऐसे मंत्री थे जिन्होंने इस फील्ड को पूरा ख़त्म करने के ऊपर में ला लिया, क्योंकि कम्युनिकेशन इतना सस्ता हो गया कि हर आदमी मोबाइल एफोर्ड कर सकता था। तब मुझे लगा कि ये फील्ड अपन कर नहीं पाएंगे इसमें काम, और पैसा भी बहुत कम मिलता था हमको। साथ में पढ़ाई शुरू थी, मुझे लगा कि नहीं, अभी एक काम करते हैं हम लोग। सर, आपने जॉब करते करते, बिजनेस करते करते एजुकेशन को नहीं छोड़ा, और मैंने आज सुना है आपने एमकॉम भी किया हुआ है। बिल्कुल। तो वो आपने मतलब कैसे क्या सोचा कि एमकॉम करना है? मुझे एक्चुअली कॉस्ट कंट्रोल करने में बहुत अच्छा लगता था कि किसी भी चीज़ का प्राइस जो रहता है जी, उसको अगर हम लोग कैसा सेटल कर सकते हैं, कैसा कम कर सकते हैं, इसकी वजह से मेरा स्पेशलाइजेशन उसमें कॉस्ट अकाउंटिंग में था। अच्छा। और दूसरी बात, उसके साथ साथ मैं एमटेक नहीं कर पा रहा था। एमटेक नहीं कर पा रहा था, मुझे पीएचडी करने के लिए पोस्ट ग्रेजुएशन होना बहुत ज़रूरी था जी। मेरे पास में इससे अच्छा दूसरा जरिया नहीं था, और मेरा जो स्पेशलाइजेशन था वो मार्केटिंग में था। तो इसकी वजह से मैंने ये एमकॉम किया। आपने एमए भी किया है इकोनॉमिक्स में? हाँ, तो वो कैसे क्या सूझा आपको कि इकोनॉमिक्स में एमए करने? कैसा हुआ कि मार्केटिंग में पीएचडी करना था, इसकी वजह से इकोनॉमिक्स को जानना बहुत ज़रूरी था कि इसमें इकोनॉमिक्स में दोनों चीज़ें एक में एक से रिलेटेड थी। प्राइस एंड डिमांड होती है, ये सारी चीजें हमें सीखना मिलता है। इसलिए मैंने रेपो रेट, रिजर्व बैंक, सभी चीजें हमें सीखना मिलती है। हमारे एमकॉम के बाद में 1 साल में कर सकते हैं हम लोग, इसलिए 1 साल में वो भी कर लिया मैंने। वो था। और लेकिन बाद में उन चीज़ों का उपयोग नहीं हुआ, सिर्फ पीएचडी करने में हुआ। अच्छा, वो कैसा क्यों? सर, आप एजुकेशन शुरू रख रहे थे, जॉब चल रहा था, आपका बिजनेस चल रहा था, मजा आ रहा था आपको उसमें? नहीं, कुल मिला के मुझे मजा इसलिए नहीं आ रहा था कि जितना मैं काम कर रहा था उतने कुछ उसका रिटर्न नहीं मिल रहा था, उससे अर्निंग नहीं हो पा रही थी, रिटर्न्स नहीं आ रहा था। ओके, तो फिर उसके बाद आपने क्या किया? फिर आप रियल एस्टेट बिजनेस में कैसे आए? रियल एस्टेट बिजनेस में भी हमारे एक दोस्त है मुकेश कुमारन करके, जो उसके एक कंपनी के मालिक थे, प्रेम जी, उन्होंने बताया मुझे कि मेरा ऐसा ऐसा प्लान है, आप करना चाहोगे इस चीज़ों को? तो मैंने कहा कि मैं पहला आदमी था, मैंने उनको यस कही पहली बार, चलो मैं करता हूँ इस काम को। और शुरुआत किया उस चीज़ को समझने की। लेकिन जब सीखने के बाद में मुझे वहाँ पर भी ऐसा ही लगा कि मैं शायद लोगों को न्याय दे सकता हूँ। मतलब वहाँ आपने बारीकियाँ सीखी? हाँ, लोगों, लैंड डीलिंग कैसी होती है, ऐसा। हाँ, तो मतलब कैसा लग रहा था आपको? लैंड का बिजनेस आपको अच्छा लग रहा था? अच्छा लग रहा था, और सूट भी हो रहा था। लेकिन उसमें एक सबसे बड़ा, मैंने बाकी लोगों के कंसर्न में मैंने एक बात देखी थी कि जिस हिसाब से लोग जो सोच के उस प्रोडक्ट में पैसा डालते हैं, उनको वो उनका जो उनकी मंशा थी लोगों की, वो पूरी नहीं हो पा रही। मतलब जो प्रोमिसेस करते हैं वो फुलफिल नहीं कर पा रहे थे। इस वजह से मुझे लगा कि नहीं, ये काम मैंने करना चाहिए, क्योंकि मैं शायद लोगों को इस प्रोडक्ट के बारे में न्याय दे सकूंगा और लोगों के प्रोडक्ट लोगों के पास में पहुंचा सकूंगा। मतलब फेयर डील आप कर सकते थे। सर, क्या इसी के बाद आपने अपना खुद का बिजनेस जो है अपना न्यू प्रॉस्पेरिटी लैंड डेवलपर्स एंड बिल्डर्स, ये शुरू करने की सोचा था? यस सर, जानेंगे उसके बारे में, मगर एक छोटे से ब्रेक के बाद। दर्शकों, कहीं जाइएगा मत, जानेंगे हम कि न्यू प्रॉस्पेरिटी लैंड डेवलपर्स एंड बिल्डर्स की शुरुआत कैसे हुई। बहुत जल्दी किसी चीज़ को एक्वायर करने का उसका एक ज़िल रहता था। मुंबई में भी जब वो हम लोग एक नौकरी करते थे, वहाँ पे भी वो वर्किंग में सबसे टॉप ही रहते थे। और उसके बाद जब यहाँ पे बिज़नेस उन्होंने चालू किया, उस बिज़नेस में उन्होंने काफ़ी मेहनत की, तकलीफ़ें भी बहुत आई, लेकिन उसके बाद जो
तकलीफ़ों के ऊपर कॉन्कर करके उन्होंने आज ये मुकाम बनाया, वो मेरे हिसाब से बहुत एडमायरेबल है। उनका जो काम करने का जो जज्बा है और जो कंसेप्ट है वो हमेशा इतना क्लियर होता है कि वो आम आदमी को ध्यान में रखते हुए कोई भी काम करते हैं। जैसा कि वो ज़मीन लेते हैं तो ज़मीन का सिलेक्शन इस तरीके से करते हैं कि जिस ज़मीन की पानी की लेवल कैसी है, वो ज़मीन का फ्यूचर में रेट क्या होने चाहिए, वो ज़मीन के अगल बगल में डेवलपमेंट क्या है, इस तरीके की ज़मीन लेते हैं और कम से कम वाजिब दामों में जो है आम आदमी को पेश करते हैं वो ज़मीन। तो उस वजह से क्या होता है कि जो लोग भी हमारे पडोले साहब से प्लाट खरीदते हैं, उन लोगों की जो ये होती है इन्वेस्टमेंट, वो 2 साल में 2 गुना 3 गुना उनकी इन्वेस्टमेंट हो जाती है। यानी तो वो जो इन्वेस्टमेंट उन्होंने किया है, जैसा 2 लाख रुपए इन्वेस्ट किया है तो उनका 6 लाख रुपए जो है वो 2-3 साल के अंदर में हो जाता है। इस तरीके के प्रोजेक्ट वो हमेशा लॉन्चिंग करते हैं और इस ऐसे प्रोजेक्ट लॉन्चिंग करने में उनको महारत हासिल है। पैसे आपने पूरे पे कर दिए थे कि कैसे नहीं, डीलिंग? पैसे तो थे नहीं मेरे पास में। पैसे कुछ कम थे, थोड़ा बहुत देके काम चालू किया था मैंने। और जिससे भी लिया था। कितने में ली थी पहली लैंड? ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का फिर से एक बार स्वागत। हम बातचीत कर रहे हैं डॉक्टर राजेंद्र पडोले से, जो कि सीएमडी है न्यू प्रॉस्पेरिटी लैंड डेवलपर्स एंड बिल्डर्स के। जी हाँ सर, ब्रेक पे जाने के पहले आपने हमें बताया था कि आप नई शुरुआत कर रहे थे खुद का बिजनेस, न्यू प्रॉस्पेरिटी लैंड डेवलपर्स बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड की। उसकी नींव आपने कहाँ रखी, शुरुआत कैसे हुई? शुरुआत ऐसा था कि सबसे पहला मैं एक चिकना करके विलेज है, वहाँ पर सबसे पहले लैंड ली और वो लैंड लोगों तक के मैंने पहुंचाई। लोग वहाँ पर काफी सेटिस्फाइड हुए। पैसे आपने पूरे पे कर दिए थे कि कैसे नहीं, डीलिंग? पैसे तो थे नहीं मेरे पास में। पैसे कुछ कम थे, थोड़ा बहुत देके काम चालू किया था मैंने। और जिससे भी लिया था। कितने में ली थी पहली लैंड? पहली लैंड मैंने ली थी तकरीबन होंगी वो 90 लाख वगैरह में। 90 लाख की पहली आपकी प्रॉपर्टी थी जो आपने प्रोजेक्ट शुरू करा था। जी हाँ। और कितने रुपए स्क्वायर फीट में आपने बेचा उसे? शुरुआत में मैंने उसको 130 रुपये वगैरह बेचा है। कौन से ईयर की बात है सर? 2006? 2006 2007 की बात है। बहुत अच्छे। फिर उनको कितने दिन में वो पूरा सेल हुआ? तकरीबन मुझे सेल करने में वहाँ पर 1-2 महीने लग गए। 2 महीने में आपने पूरा 90 लाख का माल बेच दिया था? बिजनेस हो गया था। अच्छा। लेकिन इंस्टॉलमेंट थी उसमें, इंस्टॉलमेंट आ रही थी, लेकिन हौसला काफी बढ़ गया था। ऑफिस कहाँ था आपका? ऑफिस मेरा शिवलकर गार्डन करके बिल्डिंग है, वहाँ पर मैंने पहले ही लिया हुआ ऑफिस था मेरा खुद का। वहाँ पर अभी भी चालू है मेरा ऑफिस। वो ये नए ऑफिस में हम लोग बैठे हैं। वहाँ पर ही मेरी शुरुआत हुई और वो हमारा ऑफिस एड्रेस था। काफ़ी छोटा था तब वो। कितने एम्प्लॉयज थे वहाँ? वहाँ तकरीबन 3 लोग थे जो परमानेंट थे वहाँ के, और बाकी सेल्स की जो टीम रहती है वैसी टीम रहती है। सेल्स में जो भी 1-2-4% कमाते हैं लोग वो रहते हैं काम। तो वहाँ आप क्या क्या काम मतलब करते थे? शुरुआत आपने कैसे क्या क्या काम? शुरुआत तो मैंने टेक्निकल जो चीज़ें होती है लैंड की, सबसे पहली प्रॉब्लम यहाँ पर लोगों के लिए यही है कि बिल्डर्स ऐसे लोग बने हुए हैं, डेवलपर्स ऐसे लोग बने हैं जिनको एनए क्या है, टीपी क्या है, एनआईटी कैसा होता है, पहले के एनए में क्या बात थी, टर्म्स एंड कंडीशंस थी, अभी क्या है, चेंजेस क्या है, जी हाँ, उसका एनए हमको कैसा मिलता है, एनए के लिए क्या क्राइटेरिया है, ये सारी चीजें पता नहीं होती है काफी लोगों को। धोखाधड़ी बहुत हो रही है आजकल, उनको पता नहीं होती है। इसकी वजह से किस्सा होता है कि बहुत सारे लोगों के फंड वहां पर फंस जाते हैं क्योंकि उस रजिस्ट्री नहीं लगा पाते उन सारी चीजों की, क्योंकि वो जब एनएडीपी होता ही नहीं है, रजिस्ट्री नहीं लगा पाते, होती नहीं है। तो इस कारणवश कैसा होता है कि वो जो प्रॉपर्टी वो लोग परचेज करते हैं वो सेलेबल नहीं होती और वो बिल्डर भी काम नहीं कर पाता और लोगों के पैसे फंस जाते हैं। इसलिए रियल एस्टेट की जो फील्ड है ये बदनाम हो जाती है, जिसमें बहुत सारे अच्छे लोग यहाँ पर इन कुछ लोगों की वजह से तकलीफ में आते हैं जी, जिससे मंदी वगैरह हम लोग बोलते हैं। उसका कारण यही है कि लोग जब जितने स्पीड में पैसा डाल रहे थे एकदम से लोगों ने उस चीज को खींच लिया, पैसा रोक लेते हैं। अभी फंडिंग करना नहीं, अभी इन्वेस्टमेंट नहीं करते लोग, जो कि अच्छी फील्ड है। रियल एस्टेट में अगर आपने पैसा डाला तो आप सिक्योर रहोगे, आपका पैसा सिक्योर रहेगा। अगर आप किसी स्कीम में डाल रहे हो 2.5 साल में डबल, 3 साल में डबल, पक्का
डूबने वाला है, तो हो नहीं सकता। मतलब आप लोगों के जो कागजात होते हैं जमीनों के, हाँ। वो क्लियर रखते हैं? बिल्कुल क्लियर रखता हूँ, एकदम, एक इससे भी कोई कंप्लेंट नुकसान ना हो किसी आज को, तक के किसी ने तो कंप्लेंट नहीं किया इस प्रकार की कि पड़ोल साहब ये कागजात मैंने आपने जो मुझे कमिटमेंट किया वो पूरा नहीं हुआ। मतलब आज तक 40 के आसपास प्रोजेक्ट में आपने सभी कागजात क्लियर रखे हैं तकरीबन और सभी सेटिस्फाइड है, सारे कस्टमर? सारे कस्टमर सेटिस्फाइड है। हो सकता है कि अभी मैं पूरा, तो आप लोन भी देते हैं उनको? पूरा तो बोल नहीं सकते, किस्तों में अगर लोन? किस्तों में ही करते हैं हम लोग काम। अच्छा। किस्तों में करते हैं। और बेसिक बात ये होती है कि इसमें दूसरा भी एक मेरा धोरण है, बाकी डेवलपर्स क्या करते हैं कि उतने वक्त में पैसा नहीं आया तो उनका प्लॉट वॉट कैंसिल करते हैं। मेरे पास में ऐसा नहीं है, मुझे मालूम है बहुत सोच के इस आदमी ने पैसे मेरे पास में दिए। 2-3 महीना अगर लेट भी होता है, 3-4 महीना, तो भी मैं उसका प्लॉट किसी को कैंसिल नहीं करता, उसके लिए रखता हूँ, उसको बुलाता हूँ। काफी सारे उदाहरण ऐसे हैं कि हम लोग सेल डीड के लिए फोन करते हैं उनको, वो आते नहीं है, नहीं साहब रहने दीजिए, हम कभी भी आएंगे लगा लेंगे। मतलब इतनी अंडरस्टैंडिंग और फैमिली रिलेशन आप लोग रखते हैं, डेवलप कर चुके हम लोगों के साथ में। लेकिन मैं लोगों को भी इस बारे में गुजारिश करूंगा कि जिनका अगर सेल डीड का समय हो गया है और खुदा ना खास्ता अगर कुछ मुझे ही हो जाए तो आप लोग प्रॉब्लम में आ सकते हो, इसलिए सेल डीड लगाओ। अच्छा, ऐसा मैं बोलता हूं। ओके। तो कस्टमर का पूरी तरह ध्यान रखते हैं? बिल्कुल सर। क्लाइंट्स का सभी ध्यान रखते हैं? बिल्कुल सर। तो आज तक मतलब कितने परिवारों तक आप पहुंचे, रफली अगर कुछ बता पाए तो आप? एक 1000-2000 परिवार तो पक्का पूछा हूँ मैं। कम से कम 2000 परिवार आज संतुष्ट हैं आपके इस न्यू प्रॉस्पेरिटी से जुड़कर? बिल्कुल। जी हाँ। तो रिटर्न्स भी उनको उतने ही मिल रहे होंगे? रिटर्न्स भी बिल्कुल मिलते हैं, सवाल नहीं आता। तो लैंड ही क्लियर होती है। जी हाँ। तो न्यू प्रॉपर्टी जो है, न्यू प्रॉस्पेरिटी, उनका नया प्रोजेक्ट कहाँ आ रहा है कुछ? देखिए फ्यूचर प्लान्स अभी क्या है? मैं जो भी मेरे पास में है फिलहाल के कंडीशन में, ये सब कुछ जमा करके एक यहाँ पर नागपुर के नजदीक एक गांव है गोटाल पांजरी, जहाँ पर गोटाल पांजरी और बेसा ऐसी एक शिव है जो येलो बेल्ट की एक लैंड है, वहां पर मैं एक 10 एकड़ में बहुत बड़ी स्कीम शुरू करने जा रहा हूँ। मतलब एक नई लॉन्चिंग अभी आपके थ्रू होने वाली है, जहाँ पर मैंने देखा है कि वहाँ के जो रेट्स है वहां पर किसी के 15 के होंगे, किसी के 20 लाख रुपए का फ्लैट मिलता होगा, लेकिन मेरा जो है 30% ऑफ रहेगा उसमें। जी हाँ, मतलब जो नॉर्मल रेट से। तो वैसे ये देखा गया है कि न्यू प्रॉस्पेरिटी हर बार कम रेट्स में ही लाते हैं अपने। तो मैं उसके पहले आपसे बात कर चुका हूँ कि मैं कॉस्टिंग में काम कर चुका हूँ। जी हाँ, कहाँ हम कम कर सकते हैं खर्चा? कम कर सकते हैं। बेसिक क्या होता है कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि अभी आमतौर के ऊपर में गवर्नमेंट के रूल्स भी ऐसे है, NIT ने जो रूल्स लगाए कि जितना बड़ा जो सर्कल है 25 किलोमीटर का जो NIT के अंडर में आता है, तो उसको डेवलप करने के बाद में आप सेल डीड कर सकते हो। डेवलपिंग चार्जेस भरने पड़ते हैं। लेकिन सर ऐसा है कि कुछ जगह पे इतने दूर हो जाता है वो कि वो लोगों को डेवलपमेंट की कॉस्ट भी नहीं पड़ती वहां पर जी, वो तकलीफ हो जाती है। तो हम लोग मोस्ट प्रोबेबली क्या करते हैं कि जहां पर लोग इस कॉस्ट को हजम कर सके ऐसी जगह पे प्रोडक्ट लाने की कोशिश करते हैं। जी हाँ, कि भाई लोगों का काम पूरी तरीके से हो जाए। मेरा सोचना यही रहता है और मैं कैसे कम उसकी कॉस्ट करूं, मेरे कंपनी के पास में कैसा कम प्रॉफिट रहे और मैं लोगों से कितने कम प्रॉफिट में लोगों को वो प्रोडक्ट दे सकूं और ज्यादा से ज्यादा लैंड कैसे बेच सकूं, इस बात पे मेरा काम रहता है। अच्छा, मतलब कम से कम दरों में ज्यादा से ज्यादा लोग खरीद सके, ज्यादा से ज्यादा परिवार के तक मैं पहुंचना चाहता हूँ। ये मेरा एम्बिशन है बेसिकली और इसी एम्बिशन को लेकर काम कर रहा हूँ। मतलब अभी जो नया प्रोजेक्ट आ रहा है उसमें लोगों को और कम दरों में बहुत अच्छी जमीन मिलने वाली है, ऐसा ही मैं चाहूंगा। सर, फ्यूचर प्लान्स आपके बहुत सक्सेसफुल रहे। आप करीबन अभी करोड़ों में आपका टर्नओवर है कंपनी का। बिल्कुल सर। करीबन 100 से ज्यादा लोगों को आप रोजगार दे रहे हैं। बिल्कुल सर। हजारों परिवारों तक आप पहुंच चुके हैं। जी हाँ, मतलब सोशल वर्क भी आप करते हैं? बिल्कुल सर, करता हूँ। ये जो पैसा जिसका इतना आता है मेरे पास में, इसमें जितना भी मैं कमाता हूँ उसका तकरीबन एक 1/3 हिस्सा जो रहता है मैं उस सोशल वर्क में खर्चा कर देता हूं। बेहतरीन सर, बहुत अच्छा। बाबा साहब कहते थे कि 20वां हिस्सा हर भारतीय को देना चाहिए, तब भारत जल्द से जल्द प्रगत राष्ट्र बन सकता है। तो आप तीसरा हिस्सा दे रहे हैं, ये बहुत ही अच्छी बात है सर। उन्हीं से इंस्पायर्ड हो, उनके काफी चीजें मैं पढ़ता हूँ, मेरे पढ़ने में भी आती है, मेरे टेबल पे वही सारी चीजें होती है। जरूर सर, आप पॉलिटिक्स में भी आ रहे हैं? यस सर, मैं पॉलिटिक्स में सक्रिय सहभाग है आपका? मैं पॉलिटिक्स में हूँ, पॉलिटिक्स में सक्रिय सहभाग। फुले साहब अम्बेडकर जो मिशन के जो पार्टीज है जी हाँ, उसके साथ में मैं रहता हूँ, क्योंकि उनके लॉजिक जो होता है वो मानवतावादी है। जी हाँ, और जो मानव के बारे में मानव करके सोचते हैं उसी लॉजिक के साथ में जाना कभी भी बेटर है। मैं नाम भी बता देता हूँ मोटे मोटे तौर के ऊपर में। BSP उसका नाम है, कंचराम जी ने इस चीज़ को बड़ा बनाया है।
और मैं बेसिकली तेली समुदाय से बिलोंग करता हूँ, मैं तेली समाज का हूँ। मेरे सारे लोगों को मैं यही बताता हूँ कि फुले साहू अम्बेडकर इस मिशन को समझिए आप और इस मिशन से जुड़े रहिए, क्योंकि यही मिशन हमको अपने रास्ते अपने लिए हमेशा खोल सकता है। हमेशा हम लोग सही माने में सत्ता में बोलो या सही माने में हम लोग सरकार आईएएस बन सकते हैं, आईएएस बन सकते हैं, सिस्टम में जा सकते हैं, सिस्टम चेंज करने के लिए जा सकते हैं। जरूर सर, आप आज बहुत अच्छे स्टेबल हैं, आपके भाई बहन स्टेबल हैं, आपने करीबन 100 लोगों को रोजगार दिया है। पर भारत में ऐसे कई युवक युवतियां हैं जिन्हें मार्गदर्शन की जरूरत है, तो उन्हें आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मेरा संदेश युवकों के लिए यही है कि जो भी जिस क्षेत्र में जिसको भी बढ़ना हो आगे, जिसको भी लगता है कि मैं इस क्षेत्र में जाके फिट रह सकूंगा और मैं इस क्षेत्र को न्याय दे सकूंगा, पढ़ाई करे और आगे बढ़े। और इसमें कुछ भी प्रॉब्लम आए उनको ज़िंदगी में, किसी चीज़ में किसी को जानने की ज़रूरत पड़े, रियल इस्टेट में हो तो मैं तत्पर हूँ। कोई मुझे फ़ोन भी कर सकता है, मेरा फ़ोन नंबर तो मिलता है, सभी लोगों को मैं बताता ही हूँ और उसके ज़रिए मैं उनको मार्गदर्शन भी कर सकूँगा। और मैं तत्पर हूँ सोशल कार्य करने के लिए और मैं उनको जितना हो सके मेरे से उतना मार्गदर्शन करूँगा। इतना ही मैं संदेश देना चाहता हूँ और ईमानदारी के रास्ते पे चले, बाबा साहब ने बताए हुए चीज़ों को समझे और वैसा ही काम करें। सर बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें बिजनेस टॉक के लिए वक्त दिया, इसलिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। तो दर्शकों, ये थे न्यू प्रॉस्पेरिटी लैंड डेवलपर्स एंड बिल्डर्स के डॉक्टर राजेंद्र पटोड़े। जी हाँ, इनसे हमने बातचीत की और जाने इनके बिजनेस के बहुत सारे सीक्रेट्स। अगले एपिसोड में हम आपको ऐसे एक शख्सियत से रूबरू करवाएंगे, लेकिन तब तक देखते रहिए बिजनेस टॉक। ये सफर है जीरो से हीरो तक का।